जिसकी जहाँ जरूरत हो रहेंगे आपके साथ, ठीक। और इसी मैप में आपको ये दिखेगा कौन, टुकड़ों में देखेंगे, जिसे आयरलैंड आइसलैंड वो बोलते रहते हैं आप, यानी ये इंग्लैंड है, यूके, इसकी भूमिका आपके मैप इसमें है। अब आपको मैप बनाया गया क्यों, सिर्फ देखने के लिए कि आप इसको मात्र देखिए, बस आपको फिल करना है कहाँ, अपने मैप में, ब्लैंक मैप में, लेकिन आपको देखना किसे है, इसको समझने के लिए मात्र बस। अब जैसे आप पढ़ क्या रहे हैं, जलधाराओं को पढ़ रहे हैं, कौन सी जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, यानी कि आपको वैसे जलधाराओं में देखा जाए प्रशांत, अटलांटिक, हिंद है ना, सभी को आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए, उत्तरी अटलांटिक जलधारा को। कहें कि सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से बनता रहता है। कोई कहता है कि नहीं हम तो रट लेंगे, ये ठंडी है, ये गर्म है। मैप में आपके एटलस में दिखा दिया जाए कि ये सब हमने रेड से फिल कर दिया तो ये गर्म है, रेड मतलब कि दहकता हुआ, ब्लू मतलब शांत है ना, कि ये तो शांत है, ये ठंडी जलधारा है। इस बात को आप जानते हैं कोई जलधारा क्यों गर्म होती है, क्यों ठंडी होती है, ये कल आपको हम बता चुके इसके बारे में, है ना, कि क्या कारण है कि कौन सी ठंडी होगी, कौन सी गर्म होगी। वैसे एक लोग भी बना के लोग बैठे हैं क्या, कि जो जलधाराएं अवतल खंडों या महाद्वीपों कहाँ चलती हैं, पश्चिम में चलती हैं, वो जलधाराएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। और जो जलधाराएं क्या अवतल खंड महाद्वीप पे कहाँ चलती हैं, पूरब में चलती है, वो सब क्या होती है, गर्म होती है। ऐसा सबका मानना है, लेकिन ये मेथड को तोड़ देता है। इसमें बहुत सारी जलधाराएं ऐसी है जो ठंडी गर्म हो, आप उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यानी आपको ये क्या है, अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका में लिख रही है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, ये आपका यूरोप है, और ये अफ्रीका है, भूमध्य सागर है, और ये है जिब्राल्टर जलसंधि, जिसका सवाल स्टाफ से पूछा गया था कि जिब्राल्टर संधि किन्हें जोड़ती है आपस में, तो आप उसको आप जान सकते हैं जोड़ती है। अटलांटिक का एक नाम अंध महासागर भी है ना, अगर आप अंग्रेजी में देखें तो अटलांटिक है, हिंदी में देखें उसका नाम अंध महासागर है, ठीक। अब एक बहुत जबरदस्त बात है, दो कॉन्सेप्ट और यहाँ चलने वाले हैं इसके साथ। अटलांटिक के साथ एक खास बात है कि एक भवन भी आपको मिलने वाला है, एक दिन मैंने चर्चा किया उसके बारे में, जिसे आप कहते हैं सार्गेसन सागर के नाम से जानते हैं। अब बात उठता है कि इन जो जलधाराएं हैं, इन्हें अगर देखा जाए तो ये जलधाराएं वास्तव में स्तर पर अपवाह तंत्र, प्रवाह जो होता है वो नदी तंत्र जिसे आप कहते हैं, जैसे स्थल पर नदियां हैं वैसे ही सागर में क्या है, नदियां हैं। है ना, जैसे स्थल पे जलधाराएं बहती हुई आप नदी के स्वरूप को मानते कि नदी है ये, वैसे ही महासागर में भी नदियां बहती हैं। उन नदियों को ही भूगोल वेत्ताओं ने क्या कहा कि ये क्या है, ये महासागरीय जलधाराएं हैं, जबकि उन्हें आप महासागरों में बहने वाली नदियों से भी संबोधित कर सकते हैं। अब एक बात उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छा, मतलब 2 से 3 दिन आप पढ़े थे अच्छे से, कि इसकी उत्पत्ति वास्तव में कैसे होगी, कब वो ठंडी हो जाएगी, कब वो गर्म हो जाएगी, है ना, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है, तो वो आपको बताना नहीं है। हाँ, एक चीज है कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा जिसे आप कहते हैं, उसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहीं से तो उत्पत्ति होगी, किसकी उत्पत्ति होगी, जलधाराओं की। ये क्या है, विषुवत रेखा, है ना। तो चूंकि अभी भी जानिए ये आपका विषुवत रेखा के उत्तर में जितना भाग है वो सब क्या है, ये तो उत्तरी गोलार्ध है, जो इसके दक्षिण में है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। अब अगर आप ये कहिए कि कनारी जलधारा उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा को जन्म देता है, लोग कहते हैं कनारी जलधारा क्या करती है, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा को जन्म देती है, और कनारी जलधारा है ठंडी जलधारा है। अब ये बात कही जाती है, जो कि यहाँ देखिए ये क्या है, ये कनारी यही है जो अफ्रीका में एक मरुस्थल को जन्म दे देती है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, उसको जन्म कौन देता है, कनारी देती है। लोग कहते हैं कि यही ढकेलती है किसे, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा को, जो कि कहाँ है, इसे क्या कहते हैं आप, उत्तर, एक मिनट
इससे ना लिखा जाए। हाँ ऐसे बनाएंगे तो ऐसे यहाँ ये बताया जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं, कनारी जलधारा ही उत्तर रेखीय विषुवत मतलब उत्तर अटलांटिक में विषुवत रेखीय जलधारा को जन्म दे देती है कनारी। लेकिन ये एक बात सोचना चाहिए कि जो उत्तर अटलांटिक महासागर में बहने वाली विषुवत रेखीय जलधारा है, ये वास्तव में कनारी को जन्म दे देती है। क्योंकि जानते हैं क्या है, जलधाराएं जो चलती हैं तो क्या करती हैं, राउंड शेप में चलती हैं। यानी उत्पत्ति कहाँ से होगी, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा इसे कहते हैं। अब यहाँ अटलांटिक स्पष्ट करने के लिए आप देख सकते हैं क्या, उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा ये आप कहते हैं। तो ये जो उत्तर विषुवत रेखीय अटलांटिक महासागर में जलधारा बहती है, ये कहाँ 0 से लेके 10 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। अगर ये कहा जाए कहाँ है ये, तो 0 डिग्री है आपके ये विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से कहा उत्तर में 10 डिग्री तक की जलधारा प्रवाहित होती है, जिसकी उत्पत्ति होने के कारण कई हैं। मैं सारा कारण आपको बता चुका हूँ, उसको लाके हम ये दोहराने की जरूरत आपको नहीं है कि बाबा मैं आपको बताऊं। जब इसकी उत्पत्ति होती है तो सवाल उठता है कि कहाँ, तो कहा जाता है 0 से 10 के मध्य, यानी कहा 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कौन बहती है, विश्व उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा प्रवाहित होती है। अब एक बात उठता है कि कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, तो कहा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अफ्रीका का ये पश्चिम है, ध्यान रखिएगा, ये अफ्रीका का पश्चिम है, लेकिन हमारे ग्लोब का ये पूरब है, ये जहां से उद्भवित हुई, इसका उद्भव उत्पत्ति हुई। अब ये जब पहुंचती है कहाँ, ये जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो लगभग 15 डिग्री के आसपास जब पहुंचती है, यानी 15 डिग्री अक्षांश आप याद ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा 0 से 10 के बीच प्रवाहित हो रही है, तो 0 से 10 के बीच बह रही है। लेकिन 15 डिग्री के आसपास जब पहुंचती है तो इससे टकरा जाता है कौन, अगर कोई पढ़ा हो तो मुझे बताए कि इस अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा कटक है, उस कटक का क्या नाम है, कोई बताए इसमें, उस अटलांटिक कटक का नाम क्या है। बैठ गए लेकिन सवाल आप लोग, जो दुनिया की सबसे लंबी, इस ग्लोब पर स्थित सबसे लंबी क्या है, पर्वत श्रृंखला, जो स्थल पे ना हो के महासागर में है, क्या नाम है उसका, बैठ गए ना, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें आता ही नहीं, हमें नहीं आता। चलिए, तो उस कटक से टकरा जाती है क्या, अटलांटिक या मध्य अटलांटिक कटक उसे बोलते हैं, उसका एक नाम और, ठीक है, बताना पड़ेगा आपको। ग्रेड डिवाइडिंग में चाहिए शाम से बात हम करिए आपको। अब आप एक बात कोई नहीं करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं निकलता अगर आपकी बात याद ना हो। मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है, मत याद रखिए, जरूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आएगा नहीं। जब बच्चे को नहीं याद होता तो कहता ही आएगा नहीं सर, तो आएगा क्या। अगर ये कहा जाए कि उत्तर अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए मुड़ जाती है, तो पहले कहाँ मुड़ती, वास्तव में मुड़ती पहले दक्षिण की, लेकिन हमने बनाया नहीं आपको दक्षिण दिखाने के लिए, उससे टकरा करके मुड़ के उत्तर की ओर बहती है। अब एक बात है कि ये तो आपका क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, आपको बताना नहीं है इसके बारे में, और ये क्यूबा है और ये फ्लोरिडा है। ये जलधारा यहाँ तक कहाँ तक, यानी कह सकते हैं कि जब तक के दक्षिण अमेरिका के तट से नहीं टकराएगी, किससे, दक्षिण अमेरिका के तट से टकराएगी नहीं, तब तक इसका नाम जानते क्या है, उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय जलधारा, तब तक नाम है, जब तक कि यह किससे नहीं टकराएगी, दक्षिण अमेरिका के तट से नहीं टकराएगी। जैसे यहाँ के टकराती है वैसे ही यह जलधारा जानते दो भागों में बन जाती है। एक भाग इसका कहाँ चला जाता है, जब यहाँ आई टकरा गई, कुछ भी मत बोलिए, नहीं पढ़े तो यहाँ यूराइल और ओएसियो और ओंटारियो नहीं आएंगे,
ये अच्छे जाने। ठीक, अब इसी की एक शाखा यानी यहीं से ब्रेक किया और ये दूसरी शाखा जा रही है, इसका नाम है एंटलीज। उसी का किसका नाम है? उत्तरी अटलांटिक विषुवरेखीय जलधारा, जो कि 0 से 10 डिग्री के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई थी पूर्व से पश्चिम, और किससे टकरा करके दक्षिण अमेरिका तट से टकराई। इसमें इसके इस जलधारा के 2 शाखाएं बट गई। पहली शाखा का नाम क्या है? एंटलीज, अभी लिख दूंगा मैं। और दूसरी शाखा इंटर कर गई कहाँ? कैरेबियन सी में, जिसका नाम क्या होगा? कैरेबियन जलधारा। अब इसका नाम यहाँ क्या है? एंटलीज। और इसका नाम क्या हो गया? कैरेबियन जलधारा। अब ये जलधारा कहाँ पहुंचती है? क्यूबा और युकाटन, क्यूबा और युकाटन जलसंधि के बीच से बहती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको में प्रवेश कर जाती है। कौन? कैरेबियन जलधारा। अब समझिएगा, पहले कैरेबियन जो जलधारा है, क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वह कैरेबियन द्वीप समूह से होकर बहती है। यहाँ बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। ये माना जाता है कि 11 ऐसे द्वीप हैं जहां से एक एक खिलाड़ियों को ला करके वेस्टर्न द्वीप उसी वेस्टर्न द्वीप समूह मान करके एक क्रिकेट टीम बनाई गई है, जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। ये मैं कई बार बताया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये जलधारा उसी प्रवेश करती कैरेबियन सी, इसीलिए कहा जाता है क्या? यानी किसके? गल्फ ऑफ मैक्सिको के कहा? पूर्व में, या उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन अवस्थित है? कैरेबियन सी दक्षिण पूर्व में। अब अंदर जब ये है कौन? युकाटन है। ये युकाटन प्रायद्वीप है। युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा, ये पूछा जाता है युकाटन जलसंधि किनके मध्य है? तो बताना पड़ता है युकाटन जलसंधि क्यूबा और युकाटन द्वीप के मध्य अवस्थित है। यानी युकाटन जलसंधि किसे अलग करती है? युकाटन द्वीप को, प्रायद्वीप को और क्यूबा को अलग करती है। लेकिन जब एक सवाल उठता है कि जोड़ती किसे है, तो कहा जाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ता है कौन? युकाटन जलसंधि। ये भी सवाल पूछा जाता है। मैं जलसंधि नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा दूंगा, घबराइए नहीं आप। अब जब यहाँ इसने प्रवेश किया, कहाँ प्रवेश किया? प्रवेश किया गल्फ ऑफ मैक्सिको में युकाटन से, तो इसका एक नाम क्या पड़ गया? मैक्सिकन जलधारा। एक ही का नाम है 72, समझिएगा, मैक्सिकन जलधारा। और जैसे ही इसने फ्लोरिडा जलधारा, कौन? फ्लोरिडा, जब आगे बढ़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो फ्लोरिडा जलसंधि से होकर बह रही है। किससे? फ्लोरिडा जलसंधि। अब फ्लोरिडा जलसंधि किसे अलग करता है? क्यूबा को और फ्लोरिडा जो यूएसए का पार्ट, उससे अलग करता है। क्यूबा एक देश है जिसकी राजधानी आप पता करिएगा, हवाना की हैती, जो भी होगा पता करो। नहीं आता, हमें नहीं पता, हमें आता तो यहाँ खड़े हो, जो भी हो आप लोग जानिए। अब ये सवाल उठता कि 2 जलसंधियों से कौन प्रवेश कर रही है? उत्तर विषुवरेखीय अटलांटिक जलधारा, जो कि कहाँ टकराएगी? दक्षिण अमेरिका के तट से टकरा करके 2 भागों में बटेगी। एक प्रवेश करेगी कहाँ? कैरेबियन सी में, और युकाटन होते हुए मैक्सिको खाड़ी में जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? मैक्सिकन जलधारा। और जैसे ही फ्लोरिडा जंक्शन से बाहर निकलेगी और यह फ्लोरिडा से कहां तक? हेट्रस, केप ऑफ हेट्रस पहुंचेगी, इसका नाम होगा फ्लोरिडा जलधारा। इसका नाम पे बदल गया, इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे फ्लोरिडा जलधारा, समझे आप? और जब यहां निकलती है ये, अब इधर से कौन जा रहा है? एंटलीज। अब एंटलीज किससे जुड़ गई है? इसके साथ फ्लोरिडा। एंटलीज और फ्लोरिडा जलधारा वास्तव में देखा जाए तो कहीं कहीं बताया था पहले मिल जाते, कहीं बताया जाता हेट्रस में आके मिलती हैं। बस इतना जानिए कि ये दोनों जलधाराएं मिल करके बहते क्यूबा के ऊपर से मिलती हैं
और फ्लोरिडा के नाम से जानी जाती हैं। ये कहाँ पे जानी जाएंगी? केप ऑफ हेट्रस तक। आपके पास एटलस है, अगर एटलस ओपन किया तो आप देखते रहो, एटलस खेल है यहाँ मैं बताता हूँ, एटलस आप देखते रहिए। अब केप ऑफ हेट्रस से जब यह जलधारा आगे बढ़ती है और जाती है कहाँ तक? न्यू फाउंड लैंड तक, तो इसका नाम होता है क्या? गल्फ स्ट्रीम। अब इसका नाम बदला है, इसके पहले गल्फ स्ट्रीम में नहीं था। तभी तो ये जल्दी सबको याद नहीं होता था। इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अब एक सवाल उठा कि गल्फ स्ट्रीम लोग कहते गर्म जलधारा है। अगर गल्फ स्ट्रीम गर्म है तो ये सब गर्म जलधारा है। आपके लिए याद करना बहुत आसान हो गया। लेकिन एक सवाल है कि गल्फ स्ट्रीम इसका नाम क्यों पड़ा? ऐसा क्या कारण था कि इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ गया? क्योंकि एक गल्फ से निकलने वाली मुख्य जलधारा से मिलने के बाद ही इसका निर्माण हुआ है। यानी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां से निकलने के इसका नामकरण क्या कर दिया गया? गल्फ स्ट्रीम। यानी कि इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म होती है, लेकिन ठंडा करने के लिए कोई आ रहा है। कौन? ऊपर से, यानी ध्रुवों की ओर से जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेंगी वो सब ठंडी होंगी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगी वो जलधाराएं गर्म होंगी। बहुत दूध पीता बच्चा भी जानता है, उसको बता दिया जाए तो। ग्रीनलैंड और बैटन द्वीप के बीच से एक जलधारा गुजरती है जिसका नाम है लैब्राडोर। रेड से नहीं बना सकते इसको, तो ब्लैक यूज करना पड़ेगा। रेड नहीं होना चाहिए इसके साथ। इसका नाम क्या है? लैब्राडोर। ये दोनों मिलते कहाँ है? ग्रांट बैंक। ग्रांट बैंक कहाँ? जो फाउंडलैंड पे। ये दोनों ही मिलते हैं, और एक तापमान को उच्च कर रहा है तो एक निम्न कर रहा है। दोनों के मिलने से धुआंरे उठते हैं, धुआंरे उठने से प्लैंक्टन घास उगती है कहाँ? उस सागर में, अटलांटिक में, जो मछलियों का मुख्य भोजन बन जाता है, और जिस कारण से सबसे ज्यादा मछलियों का उत्पादन शुरू हो जाता है। ग्रांट बैंक मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये घिसा पिटा मामला है, समझ गए आप? ये तो घिसी पिटी बात है। तो कहा गया भाई जब लैब्राडोर से मिल रही थी कौन? गल्फ स्ट्रीम, तो क्या उसका अंत हो गया? बिल्कुल अंत नहीं होगा। क्यों नहीं अंत होगा? अब यहां से इसकी एक शाखा निकल करके कहां चली जाएगी? नॉर्वे। और इसी की एक शाखा निकल करके नीचे आ जाएगी। स्पेन है ना, ये स्पेन पे आएगी। थोड़ा सा इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए, इसको ऐसे मूव करना चाहिए, इस तरह कुछ। जब ये पहुंचती कहा? नॉर्वे के तट पे, तो इसका नाम हो जाता है क्या? नॉर्वे जलधारा। ये सब आपको भी लिखना पड़ेगा ऐसे बना करके। इसका नाम क्या होगा? नॉर्वे जलधारा। और जब ये आगे बढ़ती, अभी जो ये बीच का हिस्सा इतना है, यानी कि जब गल्फ स्ट्रीम से अलग होके ये कहाँ बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, तो इसका नाम जानते क्या है? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। खाली इसका नाम क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। गल्फ स्ट्रीम के बाद ये क्या बन जाएगी? उत्तरी अटलांटिक जलधारा। और उत्तरी अटलांटिक से दो शाखाएं निकलेंगी। एक निकल के कहाँ चली जाएगी? नॉर्वे। जाएगी कहाँ? नॉर्वे। नॉर्वे बन जाएगी। और दूसरी जो निकल के आती है तो उसका नाम जानते क्या होता है? उसका नाम है इरमिंगर जलधारा। यहां तक इसका नाम क्या होगा? इरमिंगर। और जैसे ही
जो दूसरी मुड़ के कहा फ्रांस से होते हुए बहेगी और स्पेन तक जाएगी, यानी फ्रांस से स्पेन तक जो बहती हुई जाएगी उसका नाम होगा रेने जलधारा। यही सब सवाल बनाते ये है रेने जलधारा। यानी कि अब आप इसका अंत किए हैं, उत्तर अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का आपने अध्ययन समाप्त कर दिया। उत्तर अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं में एक बात समझिएगा अच्छे से कि इसमें मात्र 2 ठंडी जलधाराएं प्रवाहित हो रही हैं, एक है कनारी और दूसरी लेपर्डो, बाकी सब के सब गर्म। अब समझिए, जब यहीं पर किसका निर्माण होता है, सारगैसम का, कहते हैं सारगैसम सागर, और सारगैसम घास है ना, उसी के नाम पर सारगैसम घास है, उसी के नाम पर क्या रख दिया गया है, सारगैसो महासागर, ऐसा नाम बोला जाता है, सारगैसम ओशन बोला जाता है उसी को। अब होता क्योंकि यही जलधाराएं इस बीच के जल को क्या कर देती हैं, शांत एवं स्थिर कर देती हैं, इसीलिए इसके सतह पे घास उगती है जिसे कहते हैं क्या, सारगैसम, और उसी घास के नाम पर इसका नाम है सारगैसो सागर। समझे आप? और यहीं पर बरमूडा ट्रायंगल की बात समझिएगा। मैं आपको जब मैं पढ़ा रहा था पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। आइसलैंड के पास से होते गुजरती है कौन, इर्मिंगन, यानी यहाँ कौन है, यहाँ है आइसलैंड। समझ गया? ये था मामला। आप तो किसको घूम रहे थे लेकर के, लोग किसे घूमते हैं लेकर, गर्म लैब्राडोर, एक गर्म एक ठंडी, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कैरेबियन, मैक्सिकन, ओरिएंटलिस, फ्लोरिडा और गल्फ एक ही है, बस स्थान से नाम बदलता जाता है। अब ये बात उठता है कि फ्लोरिडा से हेट्रस तक कौन बहती है, फ्लोरिडा बहती है। मैक्सिकन गल्फ से फ्लोरिडा तक कौन बहती है, मैक्सिकन। और कैरेबियन सी में कौन बहती है, कैरेबियन। और दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट की बात अगर किया जाए तो वहां से कौन निकलती है, एंटीज। एंटीज एक गर्म जलधारा है और कहाँ बटेंगी, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट में। तो आप जब भी इसको पढ़ते हैं तो अक्षांश को याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि ये जलधाराएं क्या करती हैं, एक भंवर का निर्माण करती हैं। ऐसा भंवर आप क्या करिए, आप कहीं पर भी पानी अधिक थाली में रखे ना किसी बड़े से पात्र में, अब ऐसे घुमा दीजिए पानी को, जब एक बार पानी घूमना शुरू करेगा तो बीच का जल स्थिर हो जाएगा। तो इसने कहा कि बीच का जल स्थिर कर दिया है। जबकि बात समझिएगा मेरी आप कि सागर के तल का जल सागरीय जलधाराओं की तरह गतिशील नहीं होता है, ये समझिएगा अच्छे से। यानी सतह गतिशील होता है, तल गतिशील नहीं होता है। मैंने ये बात पहले आप बता दिया, ये बनाना पड़ेगा, मैप पर फोटो खींचने से काम चलने वाला नहीं है। ये बात बखूबी समझिएगा। बात नहीं, आप इतना सोचिए कि हम फोटो बना लेंगे और ऐसा हो जाएगा। इसका प्रिंट अगर किसी को उलझन हो रही, अगर क्यूराइल ओएसियो नहीं है, ठीक है, तो जापान में प्रशांत महासागर जलधारा है, हम अटलांटिक में हैं, अंतर